नमस्कार बच्चों। आज हम परसेंटेज की अपनी 8वीं क्लास में सक्सेसिव चेंज का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लगभग हमारा 80% चैप्टर हो चुका है, थोड़ा सा चैप्टर और बाकी है। अगले तीन या चार वीडियो में वो पूरा हो जाना चाहिए। आप लोग घर पे पिछले वीडियो को रिवाइज करते रहें और इस चैप्टर के पूरा होने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होने के पहले आप अच्छे से परसेंटेज को रिवाइज कर लें, आगे के चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। तो हम लोग सक्सेसिव चेंज का पार्ट 1 पूरा कर चुके थे और सक्सेसिव चेंज के ही प्रश्न हैं, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, तो आप वो समझने की कोशिश कीजिए। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 35% भोजन पर, 25% बच्चों की शिक्षा पर और शेष धन का 80% मकान के किराए पर खर्च करता है। उसे कितने प्रतिशत की बचत होगी? आपको हर क्वेश्चन में ये देखना है कि सक्सेसिव चेंज है या नहीं है। जो परसेंटेज में चेंज दिया जा रहा है वो सक्सेसिव नेचर का है या नहीं है। तो यहाँ बोलते हैं एक व्यक्ति ने अपनी आय का 35% भोजन पर खर्च किया। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 35% भोजन पर खर्च किया, ठीक है, और 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह है कि इनके बीच में कहीं भी ये नहीं बोला कि शेष धन का, कहीं भी ऐसा शब्द नहीं आया है कि शेष धन का, है ना। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 35% भोजन पर खर्च करता है और 25% बच्चों की शिक्षा पर, और उसके आगे लिखते हैं कि शेष धन का 80% मकान का किराया देता है। इसका मतलब ये दोनों जो चेंज है परसेंटेज में, ये सक्सेसिव नहीं है। ये सक्सेसिव चेंज कब होते? तब ऐसा बोला जाता कि 35% हमने फूड पर खर्च कर दिया और रिमेनिंग का 25% हमने एजुकेशन पर खर्च कर दिया। तो रिमेनिंग शब्द तो कहीं आया नहीं है, शेष शब्द कहीं आया नहीं है। इसका मतलब हमने इनकम का 35% खर्च किया और 25% खर्च किया अलग अलग जगह पे। तो कुल मिला के हमने जो खर्च कर दिया वो कितना कर दिया? 60%। बात समझे आप? तो यहां पर चूंकि बीच में शेष या रिमेनिंग शब्द नहीं आया है, इसलिए सक्सेसिव चेंज नहीं है। तो कुल मिला के दो अलग अलग जगह हमने जो खर्च किया वो कितना खर्च हो गया? 60%। इसके बाद लिखते हैं कि अब शेष का 80% हमने, शेष का 80% हमने क्या किया? मकान का किराया दे दिया। तो हुआ ये कि पहले हमने 60% खर्च कर दिया और फिर जो बच रहा है उसका हमने 80% और खर्च कर दिया, रेंट पे कर दिया। तो हमारी सेविंग कितनी है ये हमको निकालना है, हमारी बचत कितने प्रतिशत है ये हमको निकालना है। तो देखिए, एक तरीका तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, 100 मान के भी कर सकते हैं। अगर हम 100 मान लें तो आप मान लीजिए कि हमारी इनकम 100 रुपीज़ है, इनकम 100 है, हम 100 में से 60% खर्च कर दिया, 60 रुपीज़ खर्च हो गए, तो बचेंगे कितने? 40। और 40 का रिमेनिंग अमाउंट का 80% हमने रेंट पे कर दिया, तो 40 का 80% कितना हुआ? 4 8 32, तो 32 रुपीज़ और निकाल दीजिए। तो 40 में से 32 जाएगा तो बचेगा कितना? 8, ठीक है। तो 100 रुपए थे और घटते घटते हमारे पास कितने रह गए? 8। इसलिए यहां पर अगर आप बचत निकालोगे तो बचत कितनी होगी? 100 रुपए पे जितने रुपए बच रहे हैं उतने ही परसेंट की बचत होगी, यानी बचत हो जाएगी हमारी 8%, ठीक है। तो एक पैटर्न तो ये हुआ। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि 35% और 25% के बीच में रिमेनिंग शब्द नहीं आया, शेष शब्द नहीं आया। इसका मतलब ये जो चेंज है ये सक्सेसिव नेचर का नहीं है, ये सिंपल चेंज है, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से करें, हम रेशियो से पिछले सवाल लगाए थे हमने, तो रेशियो से अगर हम इसको बनाते हैं तो देखिए, पहला 60% और दूसरा 80%। पहले हमने 60% खर्च कर दिया, फिर हमने 80% खर्च कर दिया। अब 60% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20 3 60, 20 पंजे 100, और ये होती है आपका 20 से काटोगे 4 और ये 4/5, तो 5 में से 3 खर्च कर दिए और 5 में से 4 खर्च कर दिए। तो आप देखिए, 5 में से 3 खर्च किए तो बचे कितने? 2। और अब यहाँ 5 में से हमने 4 खर्च कर दिए तो बचा कितना? 1। इसका मतलब हमारे पास यदि 25 थे तो बच कितने रहे? 2।
लेकिन हमको परसेंटेज में जवाब देना है। तो या तो हम ये देख लें कि 2.25 का कितना परसेंट है, देख सकते हैं कि 2 रुपये बच रहे हैं 25 में से, तो कितना परसेंट होगा, तो ये हो गया आपका 25 चौक 100, 4 दूनी 8%, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको 100 बना लो, तो फिर सवाल को कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही जाएगा। तो इसमें अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो ये 25 चौक 100 कर दूं, और इसमें अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाता है, ये 100 रुपये अगर होते तो उस पर कितने बचते, 8, और 100 में से 8 बच रहे हैं, तो बचत हमारी कितनी हो जाती, 8% हो जाती। ठीक है, तो ये वो पैटर्न हुआ जो हमने पिछले सारे क्वेश्चन इस पैटर्न से बनाए थे। ये वो पैटर्न है, यहाँ हम 100 मान के सवाल को बना सकते हैं। ध्यान रखने की बात केवल ये है कि इन दोनों परसेंटेज चेंज के बीच में कहीं भी सक्सेसिव या रिमेनिंग या शेष शब्द नहीं आया, इसलिए ये सेपरेट चेंज है, सक्सेसिव चेंज नहीं है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% अन्य सुविधाओं पर खर्च करती है। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर जो प्रतिशत के वैल्यूज़ दी गई हैं उनके बीच में रिमेनिंग या शेष शब्द नहीं आ रहा है। राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वीनियंस। ठीक है, तो आप देखिए 40% राधा ने एक मद पर खर्च किया भोजन पर, 20% खर्च किया उसने किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% अन्य सुविधाओं पर। इसका मतलब ये हुआ कि उसने खर्च कितना कर लिया, 40, 20, 60 और 60, 70 और 80, उसने 80% खर्च कर दिया। राधा ने कुल मिला के 80% खर्च कर दिया। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इन प्रतिशत के बीच में कहीं भी शेष शब्द या रिमेनिंग शब्द नहीं आया है, इसलिए ये सक्सेसिव नेचर के नहीं है। ठीक है, अब राधा ने 80% पैसा, इसका मतलब खर्च कर दिया। अब महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है। अब आप सोचिए, जब आपने 80% खर्च कर दिया, जब आपने खर्च कर दिया 80%, तो आपको बचा कितना होगा, सेविंग कितनी हुई होगी, 20% की। 80% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 20%, और वो कह रहे हैं जो 20 बचत है वो 1500 रुपये की है। इसका मतलब 20% की जो वैल्यू है वो 1500 रुपये है। 80% खर्च कर दिया, 1500 रुपये बच रहा है, तो 80% खर्च कर दिया तो बचा 20%, और बचा है कितना, 1500, तो 20% का सही वैल्यू होगा 1500। तो हमको बताना है उसका वेतन कितना होगा, तो उसकी इनकम हमको बताना है, तो उसकी इनकम यानी कि 100% की वैल्यू हमको बताना है। तो 20% की वैल्यू 1500, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या होगी, 1500 बटे 20, ये 1% है, तो 100% कितना होगा, इंटू 100। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 से 5 बार कटेगा और 15 5 75, तो आंसर हुआ इसका 7500। तो ठीक है, तो आपको इस सवाल में भी एक ही बात लैंग्वेज में देखनी थी कि जो परसेंटेज में चेंज दिए जा रहे हैं उनके बीच में शेष शब्द या रिमेनिंग शब्द है या नहीं है। अगर है तो ये नेचर सक्सेसिव नेचर होगा, नहीं है तो ये सिंपल चेंज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे हैं कि ए मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑफ फूड ऑन फूड, 40% सैलरी का उसने खाने पीने पर खर्च कर दिया, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, और जो बच रहा था उसका 1/3 उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया। अब ये 1/3 ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, अभी तक इस वैल्यू को परसेंटेज में दिया जा रहा था, इस बार लेकिन फ्रैक्शन में दे रहे हैं। आप अंदर की बात समझ लें, फ्रैक्शन और परसेंटेज एक ही बात है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो 40% उसने फूड पर खर्च कर दिया, 40% उसने फूड पर खर्च कर दिया, और 1/3 उस शेष का, रिमेनिंग का 1/3 उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया। ठीक है,
इफ ही सेव्स ₹4,500 पर मंथ, यदि उसे हर महीने 4500 रुपए की बचत होती है, विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, जो किसके बराबर है, फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद बचे पैसे के आधे के बराबर है। हिज मंथली सैलरी इज, उसकी मंथली सैलरी क्या होगी। क्वेश्चन को बड़े आराम से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बार लैंग्वेज को भ्रमित किया है, घुमाया गया है। तो एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर और बाकी का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, बचत कितनी हो रही है उसको, 4500 रुपये, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, उसकी इनकम कितनी है। चलो आधा क्वेश्चन तो ये सिंपल है पिछले जैसा, पहले आधा क्वेश्चन बना लें। वो 40% की अगर बात करें तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, ठीक है। तो बाकी सेकंड तो फ्रैक्शन डायरेक्ट दिया है, परसेंटेज दिया ही नहीं है, तो 5 में से 2 खर्च कर दिए, तो 5 में से 2 खर्च कर दिए तो बचे कितने, 3, और शेष का 1/3 खर्च किया, मतलब शेष 3 में से 1 खर्च कर दिया, और 3 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 2। इस बात को आप ध्यान से समझ लें कि वो कह रहे हैं शेष धन का 1/3 खर्च कर दिया, इसका मतलब अगर शेष धन 3 है तो उसमें से 1 खर्च कर दिया, तो 3 में से 1 खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना, 2, ठीक है। तो 40% का मतलब 2/5, 40% खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब 5 में से 2 खर्च कर रहे हैं, और शेष क्या 1/3 खर्च कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे कि शेष का 33.33% खर्च कर दें, बात तो वही है। तो 3 में से 1 खर्च करेंगे तो बचेगा कितना, 2। इस हिसाब से बात क्या समझ में आती है, 3 से 3 काट दें तो 5 और 2, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 5:2। इसका मतलब अगर मेरे पास शुरू में 5 रुपए थे तो मेरे पास बचे कितने, 2, मेरे पास बचे कितने, 2। अब यहां से इस क्वेश्चन की एक दूसरी कहानी चालू होती है। भाई मेरी बचत कितनी है, 2, मेरी बचत कितनी है, 2, लेकिन प्रश्न में 4500 रुपये को भी बचत बोला जा रहा है। आप ध्यान दें, दोबारा पढ़ता हूं मैं। यदि वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, वो व्यक्ति बचा कितने रहा है, 4500, वो व्यक्ति 4500 बचा रहा है। अब जो 4500 रुपीज जो बचा रहा है वो परिवहन और भोजन पर खर्च के बाद, देखो ये हमने भोजन पर खर्च किया और ये परिवहन पर खर्च किया, 2 ही जगह हमने खर्च किया है, तो हमने 5 रुपये में से हमारे पास बचते कितने हैं, 2 रुपये, ठीक है। तो भोजन पे खर्च किया, परिवहन पे खर्च किया, कुल मिला के 5 में से बचे कितने, 2। तो कह रहा है कि ये जो 4500 रुपये हैं, जो 4500 रुपये हैं वो क्या है, वो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के आधे के बराबर, बची हुई राशि के आधे के बराबर, ठीक है। तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के आधे के बराबर, इसका मतलब 2 का आधा क्या होगा, 1। देखिए 5 रुपये अगर मेरी इनकम है तो मैं खर्च, मेरे पास बचत कितनी हो रही है, 2। अब मेरी जो बचत है उसका आधा अगर हम करें तो वो किसके बराबर है, 4500 के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा 1 यूनिट का मतलब कितना है, 4500 रुपये। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसमें, हमको निकालना है उसका मासिक वेतन कितना होगा। इसका मतलब 5 की वैल्यू निकालना है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 4500 इंटू 5, तो 0 0 5 5 25, 2 5 चौक 20, 2 22। तो आंसर यहाँ पर आएगा, आंसर यहाँ पर आएगा 22,500। आंसर होगा आपका 22,500, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। यदि फिर भी कहीं कंफ्यूजन रह जाता है तो केवल एक जगह यहाँ कंफ्यूजन रह सकता है, 2 जगह यहाँ पर। एक तो इस फ्रैक्शन को समझना और दूसरा इस 4500 का जो खेल है इस सवाल में उसको समझना। तो फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी इनकम का 40% खाने पर खर्च कर दिया, तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। इसका मतलब 5 में से 2 खर्च कर दिए। मेरे पास 5 रुपए थे तो उसमें से 2 मैं खाने पर खर्च कर रहा हूं, तो बचेंगे कितने, 3। एक बात पूरी हुई। फिर कहते हैं कि रिमेनिंग का 1/3 वो खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे। अब
इन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को परसेंटेज में ना देते हुए फ्रैक्शन में दे दिया। हमने इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला है और इन्होंने डायरेक्ट फ्रैक्शन में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम तो कम कर दिया उन्होंने। तो रिमेनिंग का 1/3 खर्च कर रहा है, इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट अगर 3 है तो 3 में से 1 रुपया वो खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे। तो 3 में से 1 खर्च करोगे तो बचेगा कितना, 2। ठीक है, तो 5 में से 2 खर्च किए, 3 बचा, 3 में से 1 खर्च किया, 2 बचा। इसका मतलब मेरे पास, अब इनका रेशियो निकालेंगे, इनके मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लो, या जो कॉमन है उसको काट दो, तो 5 में से बच रहे हैं 2। 5 रुपये मेरी अगर इनकम है तो हर सब जगह खत्म करने के, खर्च करने के बाद मेरे पास पैसा कितना बचेगा, 2 रुपया बचेगा। ठीक है, अब दूसरी बात चालू हुई। अब वो कहते हैं कि व्यक्ति के पास 4500 रुपये बचते हैं, व्यक्ति के पास 4500 रुपये बचते हैं, लेकिन ये 4500 रुपये क्या है, भोजन और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि का आधा 4500 रुपये के बराबर है। तो भोजन और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया तो बची हुई राशि कितनी है, फ्रैक्शन के हिसाब से 2 रुपये, फ्रैक्शन के हिसाब से 2 यूनिट, और इसका आधा, अब 2 यूनिट का आधा कितना होगा, 1, किसके बराबर है, 4500 के बराबर है। जिनको समझ में नहीं आया था उनको समझ में आ गया होगा कि भाई बची हुई राशि का आधा, यानी 2 यूनिट का आधा 1 यूनिट किसके बराबर है, 4500 के बराबर है। तो 1 का अर्थ अगर 45 है, 4500 है, तो हमको इनकम निकालनी है, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 = 4500, तो 5 = 22,500। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर चौहान स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए और देखिए कहाँ सक्सेसिव चेंज है, कहाँ सक्सेसिव चेंज नहीं है, यही देखना है हर सवाल में। तो मिस्टर चौहान स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन। इनके बीच में कहीं रिमेनिंग शब्द है क्या, शेष शब्द नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि श्री चौहान ने अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। तो 20% खर्च किया भोजन पे, 15% खर्च किया बच्चों की शिक्षा पर, बीच में शेष शब्द नहीं आया। इसका मतलब खर्च कितना लग रहा है हमको, 35%। कुल मिलाए खर्च कितना हो गया, 35%। आगे बोलते हैं 40% ऑफ द रिमेनिंग he spent on entertainment and transport together and 30% on medical। इसके बाद बोलते हैं शेष का क्या, he spent on 40% of the remaining, 40% of the remaining he spent on entertainment and transportation together and 30% on medical and 30% of medical। ठीक, क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने मनोरंजन और परिवहन पर 40% खर्च कर दिया। ये 40% 2 जगह खर्च कर रहे हैं, वो मनोरंजन पर और परिवहन पर, और 30% उन्होंने किस पे, चिकित्सा पे खर्च कर दिया, 30%। इन सभी खर्चों के बाद में अब देखिए यहां पर भी तो बीच में सक्सेसिव चेंज नहीं है, क्योंकि शेष का 30% तो लिखा नहीं उन्होंने। इसका मतलब ये कितना खर्च कर दिया इन्होंने, 70%, और यहां कितना खर्च कर दिया इन्होंने, 35%। ठीक है ना, तो 35% अलग अलग जगह खर्च किया और बचे हुए पैसे का 70% फिर अलग अलग 2-3 जगह उन्होंने खर्च कर दिया। अब कहते हैं कि ऐसा करने के बाद उनके पास जो पैसा बचता है वो 8,775 रुपए है। तो उनकी इनकम क्या आती है ना, तो शेष राशि हमको कितनी दी गई है, 8,775 रुपये हमको सेविंग है, हमारी फाइनल सेविंग है। तो इनकम कितनी होगी ये हमको निकालना है। बच्चों बात समझ में आई आपको, है ना। तो देखिए हर सवाल में आपको यही देखना है कि कहां पर रिमेनिंग शब्द या शेष शब्द आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो सक्सेसिव चेंज का हो जाएगा, नहीं आ रहा तो वो सेपरेट चेंज है, उनको जोड़ देना है आपको। तो 20% हमने एक जगह खर्च किया, फिर 15% हमने दूसरी जगह खर्च कर दिया, 35% हमारा खर्च हो गया। अब जो बच रहा है, जो रिमेनिंग है, उसका 40% हमने 2 अलग अलग जगह खर्च किया और 30% हमने मेडिकल पे खर्च कर दिया, यानी कि शेष का 70% हमने और खर्च कर दिया कहीं। तो कुल मिला के 35% हमने खर्च किया पहले और फिर रिमेनिंग का 70% और खर्च कर दिया। ऐसा करने के बाद हमारे पास बच कितना रहा है, ऐसा करने के बाद हमारे पास बच रहा है 8,775। तो हमारी इनकम क्या होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो 35% का अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना होता है,
5 से काटोगे, 5 7 35 और ये 7/20 और 70% का फ्रैक्शन तो आप जानते ही हो 7/10। इसका मतलब 20 में से 7 खर्च कर दिए, तो 20 में से 7 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 13। और 10 में से 7 खर्च कर दिए, 10 में से 7 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 3। 10 में से 7 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 3। तो आप देखिए इस हिसाब से आपके पास यदि 200 रुपए थे तो 13 3 39 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 39। अब आप देखिए हमारे पास एग्जैक्टली इसकी कीमत दी जा रही है कितनी? 8775। तो 39 की वैल्यू दी है 8 7 7 और 5 और हमें 200 की वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है। बच्चों बात समझ में आई आपको? तो आप देखिए काटते हैं इसको। 39 से कितनी बार कट रहा है देखते हैं। 3 से काटते हैं पहले, है ना? 3 से काटें तो 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 से काटा तो 13। ठीक है, 13 से काटें अगर इसको तो 13 से काटें तो 13 दूनी 26, 3 बचा, फिर 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी कि ये संख्या 225 गुना है 39 के। तो 39 का 225 गुना हो रहा है आपका 8775। तो अब आप ये देखिए 200 का 225 गुना जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 का 225 गुना निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 2 0 और 2 5 10 का फिर एक 0, 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। तो आंसर कितना हुआ? इसका आंसर हुआ 4500। तो हमारी अगर सेविंग फाइनल 8775 है तो हमारी इनकम कितनी रही होगी? इनकम हमारी रही होगी इसमें 45,000। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अब कंसेप्ट वही जा रहा है, बार बार हमारा लैंग्वेज चेंज होती जा रही है। A person spent 16.66% of his income on house rent। तो 16.66% हाउस रेंट आपने दे दिया। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 16.66% घर का किराया दिया। 17% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द क्लॉथ्स, 23% ऑन फूड्स एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब जो पैसा बच रहा था उसका 17% उसने कपड़ों पर और 23% खाने पीने पे खर्च कर दिया। तो अब इनके बीच में रिमेनिंग शब्द तो आया नहीं है, इसका मतलब आपने कितना कर दिया? 40% खर्च कर दिया। तो 16.66% खर्च किया, उसके बाद बचे हुए धन का 40% आपने और खर्च कर दिया। ठीक है, एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग, अब जो बच रहा है उसका 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, और उसके बाद 10% उसने एजुकेशन पर और खर्च कर दिया शेष धन का। ठीक, ही डिपॉजिटेड रिमेनिंग अमाउंट इन बैंक, उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो बैंक में जमा कर देता है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अब वो कहते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा चेंज किया है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमको बताना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती हम कर सकते हैं अगर हमने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा तो। सबसे पहले हम सवाल को बनाते हैं। देखिए 16.66% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। 40% का कितना होता है? 2/5 और 10% का होता है 1/9। तो 6 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 5। 5 में से 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 3 और 9 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 8। तो सबसे पहले अच्छा इनमें कुछ कॉमन हो तो काट दो। 5 से 5 कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ पर कुल मिला के 9 रुपये थे और हमारे पास बचे कितने? 4। 9 रुपये थे और हमारे पास बचे कितने? 4। अब आप ये देखिए, ओह सॉरी ये 10 है, तो इसका मतलब हमारे पास 10 रुपये थे तो बचे कितने? 9। 10 में से 1 खर्च होगा ना तो बचा कितना? 9। पूरा ही गड़बड़ हो गया ये तो 6 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 5।
5 में से 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना 3, और 10 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना 9। अब हम रेशियो निकालते हैं, कुछ काटते हैं। 5 से 5 कट गया हमारा, ठीक है। 3 से ये 2 बार कट गया, अब कुछ नहीं कट रहा, तो ये 20 और ये 9। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर ज्यादातर बच्चों से गलती हो जाती है, जो इस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते, जल्दीबाजी में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, वहां ये स्लिप कर जाते हैं क्वेश्चन को और गलती हमसे हो जाती है। और आप मजे की बात देखिए, जो आप गलती करोगे वो गलत आंसर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो बहुत अलर्ट रहना है। अब देखो ये क्या है इनकम, ये क्या है हमारी इनकम, और ये क्या है 9 क्या है हमारा सेविंग। तो ये रेशियो किसका हुआ, इनकम से सेविंग का। लेकिन हमसे पूछा गया है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, यही गलती होती है, ये एक्सपेंडिचर है जबकि ये सेविंग है। तो अगर हमसे इनकम और सेविंग का रेशियो पूछा जाता तो हम आंसर बोलते 20:9, लेकिन हमसे पूछा है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। तो इनकम हमारी 20 रुपए है, इनकम हमारी 20 रुपए है। अब जब हम 9 रुपए बचा रहे हैं 20 में से, जब हम 20 में से 9 बचा रहे हैं तो हमने खर्च कितने किए होंगे 11 रुपए। 20 रुपए मैं कमाता हूं, 9 रुपए मैंने बचा लिए, तो 9 बचाए हैं, इसका मतलब बाकी 11 खर्च किए ना, तो खर्च ही तो निकालना है हमको। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 11। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा 20:11। तो आप ध्यान रखिए, ये जो है ये क्या है, ये है इनकम, और ये क्या है, ये है आपकी सेविंग, ये सेविंग है। लेकिन आपसे सेविंग नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं एक्सपेंडिचर। तो यहां थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होना है, लैंग्वेज को सवाल की समझना है, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी, और जो आप गलती करके आंसर निकालेंगे वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा समझदारी से आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% भोजन पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20%, शेष का 20% कपड़ों पर, और शेष का 10%, और शेष का 10% वो खर्च करता है शिक्षा पर। तो तीनों ही चेंज सक्सेसिव चेंज है, ठीक है। तो पहले 20% खर्च किए, फिर 20% और फिर 10%। वो कहता है यदि वह 5760 रुपए बचाता है, उसकी जो बचत है, उसकी जो बचत है वो बचत कितनी है 5760 रुपए बचाता है, तो कपड़े पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए भाषा को थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने। तो सबसे पहले जो हम खर्च कर रहे थे वो किस पे था, वो खर्च था हमारा भोजन पर, वो खर्च था हमारा भोजन पर। उसके बाद हम कर रहे थे कपड़ों पर, ये जो खर्च है वो है हमारा कपड़ों पर, और उसके बाद जो हम खर्च कर रहे हैं वो शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता कि शुरुआत में पैसा कितना था, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू निकालना हो, या फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू निकालना हो, या रिजल्टेंट चेंज निकालना हो, तो हम सवाल को 100 मान के भी कर सकते हैं और 100 मान कर भी कर सकते हैं, और रेशियो से भी कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल में हमको इनिशियल वैल्यू नहीं पूछ रहे, हमसे ये नहीं पूछ रहे कि प्रारंभ में कितना पैसा था। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि कपड़े और शिक्षा पर खर्च की गई, कपड़े और शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर क्या होगा। कपड़े और शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर क्या होगा। तो भाई ऐसे सवाल जब निकालना हो तो रेशियो का लॉजिक आप ना लगाएं। आप रेशियो लॉजिक कब लगाएंगे, दिमाग में बैठा लीजिए, जब फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू निकालनी हो, या इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू निकालनी हो, या हमको रिजल्टेंट चेंज निकालना हो। इन 3 परिस्थितियों में हम रेशियो का लॉजिक लगाएंगे। लेकिन जब हमको बीच की कोई वैल्यू निकालना हो, तो एक क्वेश्चन पिछले क्लास में ऐसा आया भी था, जब हमको बीच की वैल्यू निकालना हो तो हम 100 मान के ही सवाल को करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, 20% मैंने खर्च कर दिए, ठीक है। तो 20% खर्च कर दिए तो बचे कितने 80 रुपए। अब 80 का 20% मैंने और खर्च कर दिया, यानी 16 रुपए खर्च कर दिए।
80 का 20% खर्च कर दिया तो 80 का 20% कितना होगा 16। तो 16 रुपये खर्च कर दोगे तो मेरे पास बचेगा कितना, बचेगा मेरे पास 64। ठीक है, और 64 का 10% में और खर्च कर रहा हूं, 64 का 10% में खर्च कर रहा हूं शिक्षा पर, तो 64 का 10% कितना होगा 6.4, 6.4, तब जाके मेरे पास कुछ पैसा बच रहा है। तो 64 में से 6.4 आप घटाओगे तो 6, और यहां पर 3, 13 में से 6 गया तो 7, 57.5। यहां पर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 57.6। ध्यान से देख लीजिए, आपको कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू में 100 रुपये मान लिए, तो पहले 20% कम हुए तो 80 बचे, फिर 20% 80 का निकालोगे तो 16 रुपये कम करेंगे तो बचा 64। 64 में से 10% हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना 6.4, 6.4 आएगा। 64 का 10% तो 6.4 यहां से कम करेंगे तो बचेगा कितना 57.6। अब आप ये देखो कि अलग अलग 3 जगह खर्च करने के बाद मेरे पास कितना बच रहा है 57.6, और वास्तव में मेरे पास बच कितना रहा है 5760। तो इसका मतलब ये हुआ 57.6 की एक्चुअल वैल्यू है 5760। तो एक की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है 100। अब हमें निकालना क्या है, कपड़ों पे और शिक्षा पर जो हमने खर्च किया है उसका अंतर। अब कपड़ों पे कितना खर्च किया हमने 16 रुपये, और शिक्षा पर कितना खर्च किया 6.4। तो इनका अंतर अगर हम निकालें तो 16 में से 6 गया तो 10, और 10 में से 0.4 गया तो बचा कितना 9.6। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 9.6 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 9.6 की वैल्यू क्या होगी, तो 9.6 इंटू 100 यानी कि 960। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 960। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये सवाल लग तो वैसा ही रहा था जैसे पिछले क्वेश्चन से, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो गया। या इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू या रिजल्टेंट चेंज नहीं पूछा जा रहा, बीच की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बीच की वैल्यू जब भी पूछी जाएगी सवाल हमारा 100 मान के बनेगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ एक बार आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बहुत लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, A vendor sells 60% of apples he had and throw away 15% of the remainder. तो एक व्यक्ति कुल सेब का 60% भाग तो बेच देता है, 60% बेच दिया, और जो बच रहा है बचे हुए का 15% वो फेंक देता है। जो फल बच गया था उसका 15% वो फेंक देता है। अगले दिन वो बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है। अगले दिन वो बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है तथा शेष सेबों को फेंक देता है। विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा और आपने वैसे ही किया जैसे हम लोग कर रहे थे तो आप यकीन मानिए आपसे गलती होगी। वो सबसे पहले बोलता है कि 60% फल हमने बेच दिए, ठीक है, जो बच रहा था, अब 60% फल बेच दिए तो बचे कितने 40%। इसका 15% हमने फेंक दिया, तो जो बचे हुए का जितना भी बचा फल हमारे पास, जो भी 40% बच रहा था उसमें से 15% तो हमने फेंक दिया। ठीक है, और अब बचा कितना था 40%, बचा कितना था 40%, 60% बेच दिए तो बचे कितने 40%। अब 40% का 15% जो है आपने फेंक दिया। अब जो बचे, अब इसमें से जो भी बच रहा है आपका, जो भी फल बचेगा उस फल का 50% हमने बेच दिया। इसका 50% हमने बेच दिया तो इसका 50% हमने बेच दिया तो 50% बचेगा भी, तो 50% बेच दिया और शेष सेबों को फेंक दिया। अब इसका 50% बेच दिया तो 50% हमने फेंक भी दिया। तो आपको बताना है विक्रेता ने कुल कितने प्रतिशत सेब फेंक दिए। घुमा दिया सवाल को। अब 2 बार फेंक रहा है, यहां पर आप ध्यान देना, गलती ये होती है कि 15% को हम भूल जाते हैं। यहां पर फल 2 बार फेंके जा रहे हैं। एक बार तो हमने पहले स्टेप में फेंक दिए,
कि भैया 60% फल हमने बेचे थे, जितने हमको बचे थे उसका 15% उठा के हमने फेंक दिया, ठीक है। और अब जो बच रहा है उसका 50% हमने बेच दिया और बाकी जो बचा वो भी फेंक दिया, तो 2 बार फेंका ना हमने। तो हमको बताना है कुल कितने प्रतिशत फल फेंका। तो बेहतर ये होगा कि इस क्वेश्चन को अगर हम 100 मान के करें तो ज़्यादा ठीक है। मेरे पास 100 एप्पल है, तो 100 में से 60% मैंने बेच दिए, तो मेरे पास बचे कितने? 40। मेरे पास फ्रूट कितने बच रहे हैं? 40। अब इस 40 का 15% में फेंक दूंगा, इस 40 का 15% में फेंक दूंगा। तो 40 का 15% अगर निकालूं तो 15% कितना होगा इसका? 15 चौक 60, यानी कि 6 फल मैंने फेंक दिए। 40 में से 15% फल मैंने फेंक दिए, तो फेंके मैंने कितने? 6। तो 40 में से 6 फेंक दिए तो बचे कितने? 34। अब इन 34 फल में से मैंने 50% बेचे और 50% फेंक दिए, तो 34 का आधा यानी 17। तो अब मैं 34 के आधे 17 बेच दूंगा। यहां पर मैंने 34 में से 17 बेचे। अब 34 में से 17 बेचे तो बाकी 17 क्या हुआ? बाकी 17 तो मैंने फेंके हैं ना। ध्यान दीजिए अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 100 फल थे, 60% मैंने बेच दिए तो बचे फल कितने हैं? तो बचे फल 40। अब इस 40 में से 15% मैंने फेंके हैं, तो 15% 40 का कितना होगा? 6 फेंक दिए, तो बचे कितने? फिर मेरे पास कितने फल बच रहे हैं? मेरे पास बचे 34 फल। अब 34 में से आधे फल यानी कि 17, 50% मतलब आधा, 34 में से आधे फल मैंने बेच दिए, तो 34 में से आधे फल बेच दिए तो बचे कितने? 17। वो बचा 34 में से आधे फल मैंने बेच दिए तो बचे कितने? 17, जो कि मैं फेंक दूंगा। बचे हुए फल तो सब मैं फेंक रहा हूं, तो मैंने 6 फल यहां पर फेंके और 17 फल यहां, तो यानी 6 + 17 कितना हुआ? 23 फल। तो मैंने कुल कितने फेंके? कुल फल फेंके गए कुल फल, तो फेंके गए कुल फल कितने होंगे भैया? 6 + 17, 6 + 17 यानी 23 फल मैंने फेंके हैं। फेंके गए कुल फल कितने? 23। अब 100 में से 23 फेंक दिए तो इसका प्रतिशत हम निकालेंगे, तो आंसर कितना होगा? आंसर होगा 23%। तो थोड़ा सा लॉजिकल कर दिया, सोचने वाली बात कर दी, और जरा भी आपने माइंड स्लिप किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति ने अपनी मां को मासिक वेतन का 35% दिया। न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ लें आप। कीर्ति ने अपनी मां को अपने मासिक वेतन का 35% दिया। शेष वेतन में से उसने 18% किराया दे दिया। तो सबसे पहले आप देखिए 35% तो वेतन में से मां को दे दिया, ठीक है, और जो बच रहा है उसमें से 18% उसने किराया दे दिया और 42% खर्च के लिए अलग रख दिया। तो 18% उसने किराया दे दिया, 18% और 42% उसने अलग से रख लिया। यहां थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, 42% उसने अलग से रख दिया। शेष राशि उसने, अब जो राशि बच रही है वो उसने सेविंग अकाउंट में डाल दी, ठीक है। तो इस प्रश्न को मैं दोबारा ध्यान से पढ़ता हूं। कीर्ति ने अपनी मां को अपने मासिक वेतन का 35% दिया, शेष वेतन में से 18% किराया दिया और 42% उसने मासिक खर्च के लिए रखा। तो यहां बीच में कहीं पर शेष शब्द तो आया नहीं है, इसका मतलब शेष वेतन में से उसने कितना पैसा ठिकाने लगा दिया? 18 + 42 कितना हो गया? ये 60%। तो 35% मां को दिया और जो बच रहा था उसमें से 60% को उसने अलग जगह खर्च कर दिया। अब जो पैसा बचा उसने वो उसने बैंक में जमा कर दिए। बैंक में जमा राशि, अब बाकी का जो बच रहा है वो उसने बैंक में जमा कर दिया, बाकी का जो बच रहा है वो उसने बैंक में जमा कर दिया। अब कहता है कि बैंक में जमा राशि और मां को दी गई राशि, ये उसने मां को दी थी, ये राशि उसने मां को दी थी। तो बैंक में जमा की गई राशि और मां को दी गई राशि का योग दिया है हमको 43,920। तो हमें मां को जो पैसा दिया प्लस बैंक में जो पैसा जमा किया इसका योग दिया है 43,920। तो उसका मंथली वेतन कितना है ये हमको निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी देखिए थोड़ा सा अलग ढंग का हो गया। इन दोनों का टोटल हमको दिया जा रहा है और हमको बताना है कि उसकी इनकम कितनी है। तो सवाल को काफी चेंज कर दिया यहां पे। तो आप देखो
कि 35% खर्च कर दिया, 40% खर्च कर दिया। अब यहाँ पर या तो केवल सेविंग दी होती और इनकम निकालनी होती तो हम रेशियो का लॉजिक लगा सकते थे, लेकिन हमको केवल बैंक के पैसे की वैल्यू नहीं दी, इस पैसे की और इस पहले पैसे दोनों की वैल्यू हमको दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो लॉजिक यहाँ पर लगाना ठीक नहीं है, यहाँ 100 मान के ही क्वेश्चन को करना ठीक होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि मेरी इनकम अगर 100 रुपये है तो सबसे पहले मैं 35% खर्च कर रहा हूं और बचे हुए पैसे का मैं 60% और खर्च कर रहा हूं, तब जाके जो पैसा मेरे पे बचता है वो मैं बैंक में जमा करूंगा। तो 100 में से 35 कम किया तो 100 में से 35 कम कर देंगे, 100 का 35% 35 ही आएगा, तो बचेगा कितना 65, बचेगा कितना 65। और 65 का 60% जब हम निकालेंगे, अब देखो 65 का 60%, अब 60% क्या होता है 3/5, 60% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/5, तो 5 से काटोगे तो ये कितना 13, 13 3 39, यानी कि 65 में से 39 रुपये मैं दो अलग अलग जगह खर्च कर रहा हूं। अब 65 में से 39 चले जाएंगे तो बचेगा कितना, 15 में से 9 गया तो 6 और 5 में से 3 गया तो 2, 26 रुपये। इसका मतलब ये 26 रुपये मैंने कहाँ जमा किए, बैंक में। ठीक है, अब आप ध्यान देना, माँ को हमने कितने रुपए दिए 35 और बैंक में हम जमा कितना कर रहे हैं 26। क्वेश्चन में बोला गया है माँ को हमने जितने पैसे दिए, हमने माँ को कितने दिए 35 रुपीज, और बैंक में जितना पैसा हमने जमा किया उनका टोटल हमको दे रखा है 43920। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये टोटल हमको दे रखा है 43920। तो आप जरा जोड़ो इसको, 35 + 39 बराबर 95 कितना हुआ 4 और 74, सॉरी 26 था ये, तो ये 26 था, तो ये कितना हुआ 6 और 5 11 का 1 और 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 61 माँ को दिए और बैंक में जमा किए पैसे का योग कितना है 61, और इस 61 यूनिट का मतलब हमको दे रखा है 61 यूनिट का मतलब दे रखा है 43920, 43920। अब आप देखिए ये संख्या से संख्या कितनी बार कटेगी, 6 7 42, तो पहली संख्या तो 7 आएगी, लास्ट में 1 है और ये 2 है तो 2। आप काट के देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू होना चाहिए 720, तो 61 का मतलब है 43,920, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा 720। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है उसकी इनकम कितनी होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 72,000, ये हुआ आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 72,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन में, इसका पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें यही समझने की कोशिश करना कि इसमें रेशियो क्यों नहीं लग रहा, 100 मान के ही हमको क्यों करना पड़ रहा है। तो बस कंसेप्ट ये, अगर कोई वैल्यू बीच की दे रखी है तो फिर हमको 100 मान के ही सवाल करना होगा। अगर इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल वैल्यू निकालना हो या रिजल्टेंट चेंज निकालना हो, तब जाके हम रेशियो मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट्टू अपने वेतन का 30% अपने दोस्तों को दे देता है। एक लड़का है जो अपने इनकम का 30% दोस्तों को देता है, तो उसने 30% अपने दोस्तों को दे दिया इनकम का। शेष वेतन का 40% वो चिट फंड में निवेश करता है। 30% देने के बाद जो बचा है वो 40, जो शेष वेतन है उसका 40% वो क्या कर देता है, चिट फंड में दे देता है। शेष आय में से जो पैसा बचा, भाई इनकम का 30% हमने एक जगह खर्च किया, फिर जो बच रहा था उसका 40% और खर्च किया। अब जो बचा शेष आय में से वो एक बीमा योजना और एक पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में पैसा निवेश करता है। तो अब जो पैसा बच रहा है उस पैसे को 4:3 के अनुपात में निवेश किया जा रहा है। तो एक तो एलआईसी है और एक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ है। ठीक है, तो आपको बताना है यदि चिटफंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि, भाई चिटफंड और बीमा में, देखो सबसे पहले मैं फिर क्वेश्चन बता दूं, ये तो आपने अपने फ्रेंड को दिया, ठीक है,
ये आपने चिट फंड को दिया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सोचें, ठीक है। ये आपने चिट फंड में दिया और जो बचा उसको 4:3 में LIC और PPF में जमा कर दिया। तो 4 जगह आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। आप ध्यान देना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो आप। मेरे पास कुछ पैसा है, उसको 4 जगह ठिकाने लगा रहा हूं मैं। पहले मैंने जो पैसा था उसका 30% दोस्त को दे दिया, जो पैसा बच रहा था उसका 40% मैंने चिट फंड में डाल दिया। अब जो पैसा बचा, 2 जगह तो इन्वेस्ट कर दिया, अब जो पैसा बचा उसको मैं फिर 2 जगह ठिकाने लगाता हूं। किस अनुपात में? बचे हुए पैसे को 4:3 के अनुपात में। कहां कहां? LIC में और प्रोविडेंट फंड में। तो आप क्वेश्चन को समझ गए अच्छी तरह से। मैंने अपने पैसे को 4 जगह ठिकाने लगा दिया, फ्रेंड को दिया, चिट फंड में लगाया, LIC में लगाया, PPF में लगाया, ठीक। वो कहते हैं यदि चिट फंड और बीमा, चिट फंड में ये पैसा लगाया और बीमे में ये वाला पैसा, चिट फंड और बीमा, इसमें निवेशित की गई कुल राशि, इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का जो टोटल है और दोस्त को दी गई राशि, दोस्त को जो राशि दी का अंतर, इनका जो अंतर है वो दिया है 19,800। तो बिट्टू का सैलरी कितना है, वेतन कितना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आप देखना कहीं ना कहीं बैंक एग्जाम आप देते हो या CGL का मेंस एग्जाम देते हो या CDS में आप जाते हो, तो वहाँ इतना सक्सेसिव चेंज की एक रेंज है, ये ऊंची रेंज है, तो वहाँ ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैंने आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दी कि एक व्यक्ति ने अपना पैसा 4 जगह इन्वेस्ट किया है, दोस्त को दिया, कुछ पैसा चिट फंड में, कुछ LIC में, कुछ PPF में, ठीक है। फिर वो कह रहा है चिट फंड और LIC का जो टोटल है और जो फ्रेंड का पैसा है, इनका जो अंतर है, चिट फंड और LIC में जो पैसा दिया वो और फ्रेंड को पैसा दिया वो, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 19,800 है। तो हमको बताना है हमने फ्रेंड को कितना पैसा दिया। बच्चों बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को हम क्या करें, हम इस क्वेश्चन को 100 मान के बनाएं, है ना, क्योंकि रेशियो से तो हम बना नहीं पाएंगे, रेशियो से तो हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि बीच की वैल्यू हमको दे रखी है, बात वहीं आ गई। तो आप अगर ऐसा मान लें कि मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, अब 100 रुपए का मैंने 30% जो है वो अपने दोस्त को दे दिया। तो दोस्त को कितने रुपए दे दिए? 30। तो बचे कितने? 70 रुपए। अब 70 का मैं चिट फंड में कितना दे देता हूं? 40%। 70 का 40% कितना होगा? 28 रुपया, ठीक है। तो 30 रुपए मैंने फ्रेंड को दिए, 30 रुपए मैंने फ्रेंड को दिए और ये पैसा मैंने किसको दिया? चिट फंड में दे दिया, मैंने चिट फंड में दे दिया। अब 28 दे दिया 70 में से, तो बचा कितना? 10 में से 8 गया तो 2 और 6 में से 2 गया तो 4, 42 रुपए बच रहा है। अब इस 42 रुपए को मैंने किस अनुपात में बांट दिया? 4:3 के अनुपात में बांट दिया। तो 4 और 3 7, 7 6 42, तो 6 चौक 24 और 6 3 18। बात समझ में आई आपको? मैंने 42 को 4:3 में बांट लिया, 4 और 3 7, 7 का मान 42 है, तो 1 का मान 6, तो 4 का मान 24 और 3 का मान 18, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये पैसा मैंने कहां दे दिया? LIC में, और ये पैसा मैंने कहां दे दिया? प्रोविडेंट फंड में, PPF में जमा कर दिया, ठीक। तो अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो 30 रुपए मैं फ्रेंड को दे रहा हूं, 28 रुपए मैं चिट फंड में दे रहा हूं, 24 रुपए LIC में दे रहा हूं, 18 रुपए PPF में दे रहा हूं। फिर बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब आप देखो सवाल की शर्त के हिसाब से चिट फंड और LIC, चिट फंड और LIC में टोटल आपने कितना दे दिया? 28 प्लस 24 रुपए दे दिया, ठीक है। और फ्रेंड को आपने कितना दिया था? 30। इनका अंतर कितना है? तो 28 में से 30 गया तो 22, इनका अंतर कितना है? 22 रुपए। बात समझ में आई आपने? तो आपने क्या किया कि चिट फंड और LIC में जो पैसा दिया उसका योग और आपने जो फ्रेंड को पैसा दिया उसका अंतर निकालना। वो अंतर कितना है? 22। 22 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 19,800। 22 की। तो देखो बच्चों क्या दे रखा है कि 22 का मतलब दे रखा है 19,800 और हमें मतलब किसका निकालना है? मतलब हमें निकालना है 100 का। तो आप 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 8 88, तो 1 का मतलब कितना हुआ? 900। तो 1 यूनिट का मतलब हुआ 900। तो हमको निकालना क्या है? 100 यूनिट का मतलब। तो 100 यूनिट का मतलब हो गया 900 इंटू 100 यानी कि 90,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ
90,000, 90,000। बच्चों यहाँ आकर हमारा सक्सेसिव चेंज का जो पार्ट है परसेंटेज में वो पूरा होता है। और इसके बाद हम परसेंटेज के अगले टाइप के क्वेश्चन में आएंगे, अगले वीडियो में आएंगे। आज इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आप यकीन मानिए इतने क्वेश्चन लगाने के बाद आप प्रीवियस एग्ज़ाम के जब क्वेश्चन उठाएंगे, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, आपको सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं आएगी। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे डाउट चैनल अभय शर्मा डाउट क्लास टेलीग्राम पर जाएं और अभय शर्मा डाउट क्लास सर्च करें। वहाँ पर आप अपने डाउट पोस्ट करेंगे, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। चैनल को लाइक ज़रूर करते रहें, शेयर भी करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करें। और बच्चों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर आपको इस चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊंगा। क्लास आपकी जब भी चालू हो, 2 महीने बाद, 3 महीने ऑफलाइन क्लास, 2, 3, 4 महीने बाद आपकी ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी, आप यूट्यूब पर पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।